आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। साइबर क्राइम यानी कि एक ऐसा अपराध जिससे हर कोई इस वक्त प्रभावित हो रहा है। कभी आपको 5 रुपए में पिज्जा देने की बात कही जाती है और उसी वक्त आपका अकाउंट खाली हो जाता है। नए नए तरीके साइबर अपराधी इस वक्त निकाल रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि बूस्टर डोज लगाने के नाम पर आपको किस तरीके से ठगा जा रहा है और नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की एक पुलिस, साइबर पुलिस जो है, अपराधियों से एक कदम आगे है। तभी तो उनके कोई भी तरीके हो, कोई भी इस तकनीक वो इस्तेमाल करते हो, उत्तराखंड पुलिस उसे पहले ही जान जाती है और उस पर तुरंत कार्रवाई कर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक्शन लेती है। तो यही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त युवा कंधों पर है। जी हाँ, युवा आईपीएस आपके साथ। आपको बता दें कि डिप्टी एसपी अंकुर मिश्रा के कंधों पर ये जिम्मेदारी है और ये कहें कि उन्होंने बहुत सारे जो है केसेस के खुलासे भी किए हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड की साइबर पुलिस किस तरीके से काम करती है ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इस साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय भारत टीवी पर डिप्टी एसपी अंकुर मिश्रा जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी आपके दर्शक हैं जय भारत टीवी को, सभी को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरानी तकनीक पुरानी हो जाती है साइबर अपराधियों के लिए। वो पहले ही सोच लेते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट क्या होने जा रहा है और कैसे हमने अगला साइबर अपराध अंजाम देना है, भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाना है। तो कैसे इससे बचा जा सकता है? इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। जितने भी आपके दर्शक हैं, मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो रणनीति होती है, एक होती है एनफोर्समेंट की, कि हम चाहते हैं जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ ठगी होती है, कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्लेन दर्ज करें। कंप्लेन के लिए मैं बोलूँगा कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, किसी के पैसे निकल गए, वित्तीय हानि हो गई, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पहले 155260 था, जो कि अब 1930 हो चुका है। तो आप वहाँ कंप्लेन करें। आपके साथ कोई नॉन फाइनेंशियल कंप्लेन होती है, वो भी आप साइबर सेल्स हैं, साइबर थाना है, वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करें। कारण क्या है, जब कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, केस रजिस्टर होंगे, केस वर्कआउट होंगे और सब अपराधी जेल जाएगा। दूसरा जो पहलू, जो हमारी जो रणनीति का पार्ट होता है, वो होता है एजुकेशन। यानी कि हमने इन्फोर्समेंट किया, अपराधी को जेल भेजा। एजुकेशन में हम देते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली समाज में जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको जन जागरूकता नहीं है, उनको हम कोशिश करते हैं कि साइबर के विभिन्न पहलुओं में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर जागरूक होकर इस चुनौती से लड़ें। लेकिन ऐसे में जो साइबर अपराधी हैं वो एक कदम और आगे निकल जाते हैं। शुरुआत जिस तरीके से हुई थी कि पिज़्ज़ा के नाम पर या फिर कोई भी शॉपिंग के नाम पर जो लालच शुरू किया गया था, उसके बाद साइबर अपराध, अब उसके बाद नया फेसबुक के जरिए लोगों को सामान बेचने का लालच देना, अब एक नया बूस्टर डोज के नाम पर देना, फिर तीसरा अब नया आ गया है कि बैंक में लोन लेने के नाम पर जो है लोगों से ऐप डाउनलोड हो रही है, ऐप के नाम से उनको बेवकूफ़ बनाया जाए, उनका जो है अकाउंट खाली किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें जैसे आपने तीनों जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बोले कि जैसे कोरोना बूस्टर डोज के नाम पे, तो उसमें देखिए जागरूकता हर जगह पे ज़रूरी है कि आपको कोई भी, जैसे आजकल हमने देखा है लोग क्या गलती करते हैं कि आपको कोरोना की बूस्टर डोज मिली, आपको एक कोविड सर्टिफिकेट मिलता है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल होती है, हर आदमी व्हाट्सअप स्टेटस या फेसबुक पर अपलोड कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, आधार हो, बैंकिंग का कोई डॉक्यूमेंट हो, हमारा कोविड का कोई सर्टिफिकेट हो, हमारा कोई भी व्यक्तिगत निजी डॉक्यूमेंट है, उसे आप सोशल मीडिया पर इस टाइप से खुद से वायरल ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आपने बोला कि ऐप्स आ गई हैं, ऐप्स में समस्या ये आती है कि हमें कुछ भी ऐप्स का हम सत्यापन नहीं करते अपने स्तर से। हमने कोई भी ऐप देखी, वहाँ से लोन ले लिया, तो क्या हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर ऐप वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए अधिकृत थी कि नहीं थी? इसमें आरबीआई या जितने भी रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस दे रखी है, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी अज्ञानता रहती है और हम इसी चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो आपने जैसे बोला कि साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को इनोवेट करते हैं, नवीन तरीके निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को दक्ष कर रहे हैं। लगातार हम अपनी भी ट्रेनिंग करते रहते हैं, हम अपने आप को सीखते रहते हैं, परंतु हम इसमें ज़रूरत यह है कि हम सबको जागरूक होकर इस चुनौती से लड़ना है।
चलिए ये भी जानेंगे, अंकुर मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपको ये दिखाएंगे कि आखिरकार देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस किस तरीके से काम करती है, कितना हाईटेक तरीका जो है उनका है, इन सभी जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं उनसे निपटने के लिए किस तरीके से पूरी टीम जो है दिन रात मेहनत करती है कि आपको जो है आपके साथ जो धोखा होने जा रहा है उससे आपको बचाया जा सके, और जो और ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है वो यहाँ पर तय किया जाता है। सर जरा यहाँ के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस वक्त। पहले तो ये जो हमारा ये ओवरऑल जो हमारा कंट्रोल रूम है, ये हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन STF के अधीन है। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे आप पोस्टर देख सकते हैं, ये हमारा पुराना हेल्पलाइन नंबर था। आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा 155-260 कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए आपको यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करनी थी। अब इस हेल्पलाइन नंबर में संशोधन करके 1930 करके नया हेल्पलाइन नंबर जागरूक मतलब कि वो इशू किया गया है। इस क्रम में क्या होता है कि जो आपको मैं वर्किंग दिखाता हूँ कि जैसे कभी भी किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, किसी के पैसे निकल गए किसी भी कारण से, तो उसमें क्या होता है वो व्यक्ति फ़ोन करेगा 1930 में। यहाँ पे घंटियाँ बजती हैं, हमारे यहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं। उसके बाद जब वो फ़ोन रिसीव होता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, हम उसको व्हाट्सएप पे लेते हैं, उससे फॉर्मेट भरवाते हैं और उसके एंड से, क्योंकि हमें मालूम है कि कभी कभी व्यक्ति पैनिक में आ जाता है, घबरा जाता है, फॉर्म नहीं भर पाता, तो उसके एंड पे हमारा जो भी स्टाफ है वो फॉर्म भरता है। उसके बाद उसको एक SMS आता है भारत सरकार की तरफ से, और हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि पहले प्राथमिक उसकी जो हम हेल्प कर सकें उसका पैसे बचाने की कोशिश। तो हमारे एंड पे कोशिश होती है पैसे बच जाएं। उसके बाद जब प्रोसीजर हो जाता है तो उसको भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से एक मैसेज आएगा, उससे उसे अपनी कंप्लेन को फॉर्मली रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। यदि जो हमारे द्वारा फॉर्मेट भरा गया है अगर सही समय पर उसने जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करी तो कहीं ना कहीं उसका पैसा बच सकता है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा बहुत मेहनत करी गई है, हमारा जो भी यहाँ पे स्टाफ रहता है। तो इसमें लगभग हमने अभी तक 1.77 करोड़ रुपीज़, लगभग 1.25 करोड़ रुपये हमने पब्लिक के बचाए हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप ये प्रतिशत देखेंगे तो हमने काफ़ी पैसे गंवाए भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता हमेशा बहुत बार या बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे पैसे वापस नहीं आ पाए, जैसे ये लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, उनको फ़ोन आया अभी अगर आपको दिखाएगा कि देखिए इस टाइप से लाइव फ़ोन आता है और ये डिटेल नोट करते हैं और उनकी पूरी हेल्प करते हैं जो भी संभव होती है समस्या। तो ओवरऑल कुछ केसेस में हम सफल होते हैं पैसा लौटाने में और कुछ केसेस में हम सफल नहीं हो पाते। सर एक बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जिस तरीके जितनी जल्दी आप जो है आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी एक्शन होगा। तो मतलब अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो ये संभव है कि अगर वो कुछ ही घंटे में फ़ोन कर दे तो उसके बैंक से जो पैसे निकलने वाले हैं उसको रोका जा सकता है। जैसे आपने कहा कि मैं कहूँ कुछ घंटे ही नहीं, मैं कहूँगा कुछ मिनटों के अंदर। इसीलिए मैं आपके दर्शकों के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, ये जो पुराना नंबर हमारा था, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कुछ चंद मिनटों में ही उस पर्टिकुलर कंप्लेन पे कार्रवाई हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि सर हमें मालूम नहीं था कि साइबर के लिए हम कौन से थाने जाएं या हम कहाँ पे शिकायत दर्ज करें, परंतु अब एक बहुत ही अच्छा हेल्पलाइन नंबर आ गया है जिससे तुरंत ऑन द स्पॉट, देखिए लगातार फ़ोन बज रहे हैं और लगातार हमारी टीम उस पर रिस्पॉन्स देती रहती है। और ये आप देख सकते हैं कि लगातार फ़ोन घनघना रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त जो है साइबर फ्रॉड को लेकर जो है लोगों के पास एक नंबर, एक मदद की आस जग चुकी है 1930। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत फ़ोन मिलाइए और अपने साथ कोई भी धोखाधड़ी हो रही होगी तो उसे आप रोक सकते हैं। सर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं किसी दूसरे राज्यों में बैठकर होते हैं। बताया जाता है कि ये इतने हाईटेक हो चले हैं कि एक सिम का इस्तेमाल करते हैं उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है, ऐसे हज़ारों सिम खरीद लिए जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि हर राज्य में अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो इसे रोकने के लिए एक बड़ा कदम जो है केंद्र से भी उठाया जाना चाहिए कि किसी को सिम ना दिया जाए इस तरीके से कोई। मैं जैसे आपका सवाल जो है उसमें मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं तो अपने स्तर से, क्योंकि जितना मेरा दायरा है उस दायरे में मैं रह के पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा पीड़ित है उसकी मदद कर सकूँ। बाकी अगर आप पॉलिसी मेकिंग पे बात करेंगे तो उसमें जो भी सरकार होती है और जो भी राज्य सरकार भी होती है, सब अपने स्तर से, और जो भी बॉडीज़ हैं वो अपने स्तर से लगातार समय समय पे अपडेट लाते रहते हैं। हम कोई भी चीज़ को एकदम रेडिकल चेंज नहीं ला सकते कि रातों रात हमने सिम इशू कराना बंद कर दिया या हमने सिम देना बंद कर दिया। ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं, सिस्टम में आ रहे हैं। तो नो डाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स हमने भी अपने आप को बहुत इक्विप किया है चीज़ें इस प्रकार से। हेल्पलाइन नंबर ये गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है, MHA की हेल्पलाइन नंबर है। तो कहीं ना कहीं सारी कोई भी सरकार हो, लगातार हमेशा वो लोग प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने सिक्योरिटी जो भी हमारे तंत्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो ऐसे में आप क्या मांग रहे हैं इस वक्त जो है
ये अपराध संचालित जो हो रहा है दूसरे राज्यों से हो रहा है, कहाँ जो है ये इनको पकड़ना आप क्या समझते हैं कि आपके लिए कितना मुश्किल टास्क हो जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन किया जाता है, उसके बाद सिम तोड़कर फेंक दिया जाता है। पुलिस के सामने जो बहुत छोटे छोटे क्लूज होते हैं जिस पर आपको आगे काम करना पड़ता है। इसमें हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि ये अन्य अपराधों से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल या तकनीकी बोलूँगा कि इसमें हमें विश्लेषण करना पड़ता है। हाँ, वो मैं नहीं बता सकता कि हम लोग कैसे करते हैं, हम केस को कैसे वर्कआउट करते हैं, पर ज़रूर हमें अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा वर्कआउट वो है, परसेंटेज है कि हम लगभग सारे केसेस को वर्कआउट कर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट हो जाए, हम अपने आप को लगातार बेहतर करते रहते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स भी होती है और हम उनको आज नहीं तो कल उनको पकड़ ही लेते हैं। और क्रिमिनल भी एक इंसान है, हर व्यक्ति से गलती होती है, तो हम उस गलती को ही पकड़ के उस आदमी को जेल भेजते हैं। जी, तो अभी जय भारत टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि किस तरीके से इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है? जो नए नए तरीके जो इजाद किए जा रहे हैं इनके द्वारा, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इसमें 2-3 चीज़ें आपके जितने भी जय भारत टीवी के आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करें साइबर क्राइम की, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आते हैं रिपोर्ट करने, तो उसमें पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। इस क्रम में एक हेल्पलाइन नंबर जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंशियल हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 जो लॉन्च हुआ है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करें, लोगों तक पहुँचाएं। दूसरा संदेश मैं बहुत ज़रूरी संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप समझिए साइबर में कि अगर मैं जागरूक हो गया तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी ये भी होती है कि मैं औरों को भी जागरूक करूं। तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे कमज़ोर लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं वो जागरूकता नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं हमारे एक नैतिक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जागरूक हो तो गए, परंतु हम औरों को भी जागरूक करें। तीसरी चीज़ है कि आप समय समय पर, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता चलता कि ऐसा भी साइबर फ्रॉड होता है, तो उसके लिए उत्तराखंड पुलिस का पेज है प्लस हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का पेज है। आप दोनों पेजेस को फॉलो करें, लगातार उनमें हम सिक्योरिटी या जो भी साइबर के टिप्स होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो ओवरऑल आप हमें भी कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई ऑनलाइन क्लास लेनी हो, कोई लेक्चर लेना हो, हम आपको साइबर जागरूक करेंगे। साथ में कभी भी आपको कोई समस्या होती है, आपको मोस्ट वेलकम, आपके जितने भी दर्शक हैं, कभी आप हमारे पास आइए, कोई भी साइबर समस्या लेके हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपको हेल्प कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए जय भारत टीवी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारे जितने दर्शक जिन्होंने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। तो ये थे अंकुर मिश्रा, डिप्टी एसपी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से साइबर अपराध को आप रोक सकते हैं। बस आपको सजग होने की जरूरत है, और सजग भी इस तरीके से, अगर आप खुद सजग हैं तो दूसरे आदमियों को भी आप सजग करें, जागरूक करें और ये बताएं कि आखिरकार कैसे साइबर अपराध से आप अपनी जागरूकता के चलते बच सकते हैं। तो इस खास मुलाकात में देहरादून के इस साइबर कंट्रोल रूम से मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।